हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं अपने सोर्स 2 को। और ये सोर्स 2 हमारा किस टॉपिक के अंदर था, चलिए आपको एक बार फटाफट रिवीजन करवा दे रहे हैं। ये सोर्स 2 आपका था थ्रू द आइज ऑफ द पीपल टॉपिक के अंदर। पिछले वाले क्लास में हमने सोर्स 1 पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। आज हमारा है सोर्स नंबर 2। ठीक है, सोर्स नंबर 2 का आपका नाम है देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि आखिर हर एक रेजिमेंट में क्यों एक्साइटमेंट था भाई। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सूबेदार सीताराम पांडे वाज रिक्रूटेड इन 1812 एज अ सिपाही इन द बंगाल नेटिव आर्मी। सूबेदार सीताराम पांडे, देखिए इसका नाम ना, असली नाम इसका था सीताराम पांडे। इसके नाम के आगे सूबेदार क्यों लगा? सूबेदार जो होता है ना, आर्मी में एक बहुत ही ऊंचा सा पोस्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि इसका पूरा नाम क्या था, इसका असली नाम और पूरा नाम इसका था सीताराम पांडे। लेकिन चूंकि ये आर्मी में पोस्ट को और इनका जो प्रमोशन था वो प्रमोशन हुआ और ये क्या बन गए, एक सिपाही से सूबेदार बन गए। ठीक है, और सूबेदार जो है आर्मी में एक अच्छा खासा पद है, यानी कि पोजीशन है, पोस्ट है। ठीक है, आगे तो इनका नाम क्या रखा गया? इनका नाम रखा गया बाद में सूबेदार सीताराम पांडे। सूबेदार सीताराम पांडे क्यों रखा है? क्योंकि ये सूबेदार बन चुके थे, आर्मी में एक अच्छा खासा पोजीशन इनको मिल चुका था। तो सूबेदार सीताराम पांडे वाज रिक्रूटेड इन 1812 एज अ सिपाही इन बंगाल नेटिव आर्मी, यानी कि सूबेदार सीताराम पांडे जो है एक सिपाही के तौर पे रिक्रूट हुए थे, यानी कि एक सिपाही के तौर पे इनका भर्ती हुआ था। कहाँ पर? बंगाल के आर्मी में। और आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में आए थे तो कहाँ पे आए थे? बंगाल में ही आए थे। तो बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मी था उसी में ये एक सिपाही के तौर पे भर्ती हुए थे। कब हुए थे भाई? 1812 में हुए थे। लेकिन बाद में ये काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए, इनका प्रमोशन होता गया और जाकर ये सूबेदार बन गए। ठीक है, तो पहले पॉइंट में आपने ये समझा कि सीताराम पांडे जो है 1812 में एक सिपाही के तौर पे आर्मी में गए थे, बाद में जाकर इनका प्रमोशन हुआ और ये बन गए सूबेदार, इसीलिए इसका नाम रखा गया सूबेदार सीताराम पांडे। ठीक है, और ये बंगाल के नेटिव आर्मी, यानी कि उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल का आर्मी था ना, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल में रूल करता था, उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मी था उसी का ये क्या था, एक सिपाही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है He worked for the company for 48 years and retired in 1860। यानी कि सूबेदार सीताराम पांडे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कितना साल काम किए? 48 ईयर्स काम किया उन्होंने। 48 ईयर्स मान के चलिए तो आधा आधा उम्र जो है इन्होंने अपना बिता दिया अंग्रेजों के लिए काम करते करते। और ये रिटायर्ड कब हो गए? ये रिटायर्ड हो गए 1860 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He helped the company many times to suppress the rebellion। और सूबेदार सीताराम पांडे चूंकि एक आर्मी में जॉब करते थे तो सीताराम पांडे ने बहुत बार मदद किया अंग्रेजों के कब्जे करने के लिए। यानी कि अंग्रेज जो है अलग अलग जगहों पर जो कब्जा करता था ना, तो उसमें हमारा सीताराम पांडे भी शामिल होता था, क्योंकि ये सिपाही है भाई, तो अंग्रेज जो कहेगा इसको करना पड़ेगा। तो बहुत बार अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ पर कब्जा किया, जिसके जिसके खिलाफ हमला किया, लड़ाई किया, वहाँ पे हमारा सीताराम पांडे भी उस आर्मी में शामिल था। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि दूसरे किसी ने यदि अंग्रेजों के खिलाफ हमला किया तो ये अंग्रेजों के तरफ से लड़ते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि ही हैड द कंपनी मैनी टाइम्स, यानी कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बार मदद किया। किसके लिए? टू सप्रेस द रेबेलियन, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ यदि कोई आवाज़ उठाता था, अंग्रेजों के खिलाफ यदि कोई युद्ध करता था, तो उसको दबाने का काम, उसको मारने पीटने का काम जो है वो सीताराम पांडे भी करता था। किसके साथ मिलके? अंग्रेजों के साथ मिलके। क्यों करता था? क्योंकि वो एक सिपाही था भाई, उसको करना पड़ेगा, अंग्रेज जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये आर्मी के लिए काम तो कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के लिए काम तो कर रहा था, लेकिन आगे क्या हुआ देखिए। हिज सन वॉज अ रेबल एंड वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आई। तो एक समय की बात है जब सीताराम पांडे के बेटे ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया था? लड़ाई छेड़ दिया था। यानी कि ये जो है ना, सीताराम पांडे का बेटा, वो खुद एक रेबल था। रेबल मतलब कि वो खुद एक आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, सीताराम पांडे के बेटे ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाया था, है ना, और इस वजह से सीताराम पांडे के बेटे को अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया, वो भी सीताराम पांडे की आंखों के सामने। सोचो,
जो आदमी सीताराम पांडे यानी कि जो आदमी 48 ईयर्स अंग्रेजों के लिए काम किया, उसी के बेटे को उसी के सामने, उसी के आंखों के सामने मार दिया गया। सोचो ये कितना दर्दनाक कहानी है ये, है ना। तो सीताराम पांडे के बेटे को अंग्रेजों ने मार दिया, वो भी सीताराम पांडे की आंखों के सामने। क्यों मार दिया गया भाई? क्योंकि उसका बेटा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, रेबल था, वो क्रांतिकारी था, यानी कि वो आवाज़ उठा रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परस्यूडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नेम्ड नॉर्गेट टू राइट हिज एक्सपीरियंस विद कंपनी। और जब ये रिटायर हो रहे थे ना, यानी कि सीताराम पांडे जब ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी से रिटायर हो रहे थे, तो इनका जो कमांडिंग ऑफिसर था, यानी कि इनके ऊपर जो और बड़ा ऑफिसर था, कि क्या नाम था उसका नाम था नॉर्गेट। नॉर्गेट ने सीताराम पांडे से कहा कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 48 ईयर्स काम किया, तो आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, जो भी आपका एक्सपीरियंस है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसको आप क्या कीजिए, लिखिए, यानी कि उसको शेयर कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो है सीताराम पांडे का एक बड़ा सा ऑफिसर था जिसका नाम क्या था, नॉर्गेट। ठीक है। नॉर्गेट ने सीताराम पांडे से कहा कि आपने 48 ईयर्स काम किया, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, यानी कि हमारे लिए, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखिए कि आपको अंग्रेजों के साथ काम करने से कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा, क्या अनुभव है आपका, इसको आप लिखिए। ठीक है। तो सीताराम पांडे ने लिखा, तो ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861। ठीक है। तो 1860 में, यानी कि 1860 में सीताराम पांडे का रिटायरमेंट हो गया और 1861 में उन्होंने लिख भी दिया, यानी कि उन्होंने 48 साल काम करते हुए उन्होंने जो अंग्रेजों के साथ जो कुछ भी ऑब्जर्व किया, उन्होंने पूरी तरीके से लिख दिया। और लिखा हुआ उसका पूरा कब हुआ, 1861 में पूरी तरीके से कवर खत्म हो गया, यानी कि 1861 में उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस अपना लिख दिया, वो भी अवधी लैंग्वेज में। किसमें लिखा, अवधी लैंग्वेज में लिखा। एंड नॉर्गेट ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश एंड इट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। और सीताराम पांडे ने 1861 में अपने एक्सपीरियंस को लिख तो दिया, लेकिन किस लैंग्वेज में, अवधी लैंग्वेज में। लेकिन बाद में नॉर्गेट ने क्या किया, उसी अवधी लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद उसी एक्सपीरियंस को जो कि सीताराम पांडे ने लिखा था, उसको एक किताब के रूप में छाप दिया। और किताब का नाम क्या पड़ गया, यानी कि किस नाम से किताब को छापा गया, उस किताब का नाम पड़ा गया फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। क्योंकि सीताराम पांडे क्या था, सबसे पहले एक सिपाही था, यानी कि सिपाही था, लेकिन बाद में प्रमोशन होकर वो क्या बन गया, एक सूबेदार बन गया। ठीक है। तो सीताराम पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर किया, उसको नॉर्गेट ने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके एक किताब के रूप में छाप दिया और उसको बाजार में पब्लिश कर दिया, मार्केट में पब्लिश कर दिया। और उस किताब का क्या नाम रखा गया, नाम रखा गया फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूबेदार सीताराम पांडे wrote that the cartridge were greased with the fat of cows and pigs। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि सीताराम पांडे ने अपने एक्सपीरियंस में ये भी लिखा था कि सिपाही लोगों से, यानी कि सिपाही लोगों से क्या इस्तेमाल किया जा रहा था, सिपाही लोगों से क्या इस्तेमाल करवाया जा रहा था, सिपाही लोगों से इस्तेमाल करवाया जा रहा था गाय और सुअर के फैट से, यानी कि चमड़े से बने हुए बुलेट्स के ऊपर जो एक आप कह सकते हैं कि लेयर होता है ना, उस लेयर को पहले दांत से चबा के हटाया जाता है, उसको छिला जाता है। यानी कि जो बंदूक का गोली होता है ना, वो गोली पहले किस में आता था, एक ऐसे पैकेट में आता था जिसका पैकेट किससे बना होता था, जिसका पैकेट बना हुआ होता था गाय और सुअर के चमड़े से। बात समझ में आ रही है, ये भी उन्होंने लिखा था। तो इसी के ऊपर बहुत बवाल होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ये बवाल आपको बाद में मालूम चलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले क्या था ना कि सिपाही लोगों को इस्तेमाल करने के लिए जो बंदूक का गोली आता था, जिसको हम लोग बुलेट कहते हैं, वो बुलेट ना एक पैकेट में बंद रहता था। वो पैकेट किससे बना हुआ होता था, वो पैकेट बना हुआ होता था गाय और सुअर के चमड़े से। ठीक है। तो उसको करना क्या पड़ता था, पहले उसको दांत से फाड़ना पड़ता था उस पैकेट को, तब जाकर उस बुलेट को वो लोग इस्तेमाल करते थे बंदूक को चलाने के लिए। ठीक है। जो कि करना बिल्कुल भी सिपाही लोग चाहता नहीं था, यानी कि वो लोग नहीं चाहता था कि गाय और सुअर के चमड़े से बने हुए चीज़ों को हम लोग दांत में सटाएं, अपने माउथ में ले, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन वो अंग्रेज जो है जबरन वो अपना करवाता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी चीज़ जो है सीताराम पांडे ने अपने एक्सपीरियंस में लिखा था।
उसके बाद ही ऑल्सो रोड दैट द ग्रेट एम ऑफ द कंपनी वॉज टू टर्न ऑल अस इनटू क्रिश्चियंस। और सीताराम पांडे ने ये भी लिखा था अपने एक्सपीरियंस में, अपने उस किताब में, कि अंग्रेज़ों का ये सबसे बड़ा मकसद था कि हर कोई किस में कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि वो चाहता था कि हर एक इंडियन जो है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, वो अपने धर्म को छोड़कर किस में कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए। ये उनका एम था। किसका एम था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एम था। ये बता रहे हैं हम लोगों को सीताराम पांडे अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सीताराम पांडे ने 48 ईयर्स काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और उन्होंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करते हुए, उन्होंने अपने किताब में लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा सीताराम पांडे कौन थे, उन्होंने क्या किया, है ना, उसके बेटे को क्यों मारा गया। ठीक है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको सोर्स नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा, और सोर्स नंबर 1 तो हमने पहले वाले क्लास में ही डिस्कस कर दिया है। ठीक है, चलिए, कहीं पर भी कोई डाउट रहा होगा तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके दोबारा देखेंगे। नहीं भी समझ में आए तो आप बिल्कुल कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।